Good morning. Today is 14th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन की रेट 2% से भी कम हो गई है। तो क्यों ये चिंता का विषय है? क्योंकि इससे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी और जो ग्रोथ रेट है हमारे देश की कम होगी। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एक मेंबर मिथाली राज की अचीवमेंट के बारे में है। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। बीच में जो आर्टिकल है, इराक की फोर्सेस और जो कोलिशन फोर्सेस थी उन्होंने अब मोसूल को आईएसआईएस के चुंगल से छुड़वा लिया है। तो अब क्या होगा आईएसआईएस का? क्या आईएसआईएस का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा? पहले भी हमने इस इश्यू को डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स अलग है तो मिला के डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल डोमेस्टिक वर्कर्स उनसे रिलेटेड है। इस आर्टिकल के साथ में एक वुमेन इंपावरमेंट से आर्टिकल भी हम कंबाइन करके पूरे इश्यू को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो आर्टिकल है, आज फ्राइडे है, लेफ्ट राइट सेंटर सभी तरह के व्यू डिस्कस किए गए हैं। सीबीआई के बारे में, क्या सीबीआई एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पॉलिटिकल मास्टर्स के टूल की तरह इस्तेमाल करती है? तो डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ये ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे अब आरबीआई यूज करती है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए और अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए। ये हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन की तरह यूज होता है आजकल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले डब्ल्यूपीआई यूज होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब सीपीआई का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% से भी कम चला गया है। तो आपको याद होगा गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया है आरबीआई को, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको, कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कहा था कि आपके पास में 4% की विंडो है, जो इन्फ्लेशन रहनी चाहिए वो 2% से लेके 6% से बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अब 2% से भी नीचे चली गई है तो ये चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन 2% से कम हो गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम हो गई है तो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कम करेंगी, कुछ फैक्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। अगर फैक्ट्रीज बंद होना स्टार्ट हो गई तो एक प्रकार से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, ग्रोथ रेट कम हो जाएंगी। इसीलिए कुछ जो सेक्शंस हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे देश के इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम साहब, ये कहते हैं कि आरबीआई को अब इंटरेस्ट रेट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनको इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम कर देने चाहिए। जैसे रेपो रेट है, अब रेपो रेट जिस रेट पे जो बैंक्स हैं आरबीआई से पैसा लेते हैं उधार के तौर पे, अगर वो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगी तो बैंक्स ज़्यादा पैसा लेंगे आरबीआई से। ज़्यादा पैसा बैंक लेने के बाद में जनता को ज़्यादा उधारी देंगे, तो जनता के पास में पैसा आ जाएगा, तो फिर से जो डिमांड है वो बढ़ेगी और जो देश की इकोनॉमी है वो फिर से ट्रैक पे आ जाएगी और इन्फ्लेशन है वो भी 2% से 6% के बीच में आ जाएगी। और कुछ इस प्रकार की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आरबीआई को कि इंटरेस्ट रेट्स हैं आप ऑप्टिमाइज कीजिए। लेकिन और भी कुछ कहता है आर्टिकल कहता है कि कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में जो एंटिटीज होते हैं उसमें से मान लीजिए फूड या फ्यूल प्राइसेस से रिलेटेड जो एंटिटीज हैं उनको माइनस कर दें तो उस इन्फ्लेशन को कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्योंकि फूड और जो फ्यूल प्राइसेस हैं ये काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इनको माइनस कर देते हैं तो वो इन्फ्लेशन होती है कोर इन्फ्लेशन। ये भी 4% से नीचे हो गई है और पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे आ गई है। और इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा की बात करें तो यहाँ भी वीकनेस दिखाई दे रही है। फिर आर्टिकल कहता है कि अभी तो इंतजार करने की आवश्यकता है, ये देखने की आवश्यकता है कि लॉन्ग टर्म के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। जीएसटी अभी इंप्लीमेंट हुआ है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी आने के बाद में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन ऊपर आएगी और 7th पे कमीशन का फर्क भी अभी तक दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है। जो एम्प्लॉइज, सरकारी एम्प्लॉइज की जो सैलरी बढ़ी है उसका फर्क भी अब धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इवन जो डेट वेरिएशन यानी किसानों की जो कर्ज माफी हो रही है उससे भी इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत बढ़ेगी। यानी शॉर्ट टर्म को ना देखते हुए आरबीआई को लॉन्ग टर्म को देखते हुए एक प्रकार से जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट के बीच में जो बैलेंस स्थापित करना है वो बैलेंस स्थापित करना होगा और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने होंगे, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। तो कोई खास क्वेश्चन तो इस पे बनता नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी कि क्या इन्फ्लेशन से किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं। अगला आर्टिकल है, 2-3 दिन पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल डिस्कस किया था हमने कि जो आईएसआईएस का अब क्या होगा, जिस प्रकार से मोसूल को अब छुड़वा लिया है आईएसआईएस के कब्जे से। तो पहले तो पुराने आर्टिकल के 3-4 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पुराने आर्टिकल ने कहा था कि जो सिटीज़ हैं डिस्ट्रॉय कर दी हैं आईएसआईएस ने, उनको फिर से रीबिल्ड करने की आवश्यकता है और सभी को कॉन्फिडेंस लेने की आवश्यकता है, सभी कम्युनिटीज़ को, जैसे सिया, सुन्नी और कुर्ड्स। वहाँ पे एक फॉल्ट लाइन्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस हैं। और आर्टिकल यह कह रहा था कि इसी वजह से सुन्नी और सिया के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे इराक के अंदर में, और सुन्नी लोगों का, वहाँ पे लोकल लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला था आईएसआईएस को, और इसी वजह से आईएसआईएस इस हद तक पहुँच चुका था, इतना ज़्यादा रीमर्ज हो चुका था। अब
आर्टिकल कह रहा था कि उस समय ये सब जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये सब जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आईएसआईएस उभरा था, उनको एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। और यह भी संभावना व्यक्त की थी आर्टिकल ने कि फिर से रीमर्ज हो सकता है आईएसआईएस उन देशों के अंदर में जहां पे आतंकवाद को संरक्षण प्रदान है, जैसे पाकिस्तान, येमेन में सिविल वार चल रहा है, सोमालिया में भी एक फेल्ड स्टेट है सोमालिया, सऊदी अरेबिया में वहां भी आइडियोलॉजी को काफी प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती है। और आजकल जो लोन वोल्फ अटैक्स जो ज्यादा हो रहे हैं उनको भी मॉनिटर करने की आवश्यकता है। ये 4-5 पॉइंट्स थे पिछले आर्टिकल में। अब आते हैं इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल कहता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आईएसआईएस है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है और फिर से रीमर्ज होकर नहीं आएगा। 3 पॉइंट्स मेनली ये रखते हैं। पहले पॉइंट में ये कहते हैं कि हालांकि अभी भी देखिए मोसूल को छुड़वा लिया गया है आईएसआईएस से, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आईएसआईएस का बहुत जबरदस्त कब्जा है। जैसे हाफिजा एक सिटी है, किरकुक सिटी के साथ लगती सिटी है, और पहाड़ों जैसा सिटी है, ये काफी ज्यादा माउंटेन्स है इस सिटी के अंदर में। वहां पे इस सिटी को आईएसआईएस के कब्जे से छुड़वाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद में और कई सारी सिटीज का नाम दे रहे हैं, तल अफर, सलाउद्दीन प्रोविंस, अनबर, दियाला, ये नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सीरिया का भी एग्जाम्पल देते हैं, राका, डीर इजोर। तो एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं वहां पे अभी भी आईएसआईएस का होल्ड है। सेकेंड पॉइंट ये रखते हैं कि अगर चला भी गया आईएसआईएस तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रीमर्ज होके नहीं आएगा। जो फॉल्ट लाइंस की हमने बात करी, सिया और सुन्नी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, सिया जो लोग, सुन्नी जो लोग हैं इराक के अंदर में आइसोलेटेड फील करते हैं क्योंकि रजीम जो गवर्नमेंट है अभी फिलहाल की वो सिया की है। तो इसी वजह से जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनके वजह से उभर के आया था आईएसआईएस, वो फैक्टर्स अभी भी मौजूद हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सीरिया का एग्जाम्पल देता हूँ। सीरिया में राका सिटी के लिए लड़ाई चल रही है, अभी भी राका सिटी पे फिलहाल आईएसआईएस का होल्ड है। कई सारे फोर्सेस इसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। असद रजीम जो है सीरिया में, जिनका रूल है अभी, वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, रशिया उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक एचडीएफ कोalition है, उनको यूएस सपोर्ट कर रहे हैं। और जो टर्की कंट्री है, इनका भी अपने जो रिबल्स ग्रुप्स हैं वो भी राका को कब्जे से छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आईएसआईएस चला भी गया राका से तो कौन वहां पे रूल करेगा राका के अंदर में? फिर दोबारा से टेंशंस क्रिएट होंगी, डिफरेंट ग्रुप्स आपस में लड़ेंगे। ये सिचुएशन जो है हमेशा फर्टाइल होती है आईएसआईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के उभरने में। तो फॉल्ट लाइंस अभी भी मौजूद हैं। आगे क्या आता है? थर्ड पॉइंट ये है कि फंडामेंटली जो आईएसआईएस जैसे जो ग्रुप्स हैं वो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। वो बात अलग है कि इनको काफ़ी टेरिटरी हासिल हो गई तो इन्होंने अपना राज स्टार्ट कर दिया, रूल स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये इंसर्जेंट ग्रुप्स के रूप में भी तंग करेंगे काफ़ी ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं तालिबान का, अलकायदा का। तालिबान का रूल था 2001 तक। 2001 में जब यूएस में जो न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, उसके बाद में यूएस ने वार कर दिया था और तालिबान के जो रूल था उसको उखाड़ फेंका था। लेकिन उसके बाद में तालिबान अब देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आज उस बात को 16 साल हो गए, तालिबान फिर से उसी स्टेज पे आ गया कि वो कभी भी ऐसी सिचुएशन, जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है काफ़ी वीक है, कभी भी वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हटा सकता है। तो इतना ज़्यादा रीस्ट्रॉन्ग होकर फिर से उभरा है तालिबान। ठीक वैसा ही हो सकता है आईएसआईएस के साथ में, अगर जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो रीलाइन नहीं होते हैं और आतंकवाद को लेकर एकमत नहीं होते हैं। तो अब आईएसआईएस ने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज कर ली है। वेस्टर्न सिटीज पे देखिए कितने सारे अटैक्स हुए हैं हाल फिलहाल में यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर में। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में इन्होंने टाई अप भी किया है। फिलीपींस में आईएसआईएस की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस इसलिए नहीं है कि वो सीरिया या इराक से लड़ने वहाँ पे गए थे मिलिटेंट्स, वो प्रेजेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने अपना नाम बदल के अब आईएसआईएस रख लिया। वे फॉरवर्ड क्या है? थ्रेट खत्म नहीं हुई है, हालांकि काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन अब जो ये आइडिया है आतंकवाद का, ये एक ग्लोबलाइज्ड आइडिया बन चुका है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑर्गेनाइजेशन को मार सकते हो लेकिन आइडिया को मारने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस पे भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि आईएसआईएस क्या है, क्या स्टेज है, क्या स्टेटस है। मेनली जो आएगा वो इंडिया के साथ लिंक होकर ही आएगा। लेकिन इस बार देखिए 2016 में एक क्वेश्चन आया था। 2016 में क्वेश्चन आया था कि जो आतंकवाद है वो एक कम्पिटिटिव सेक्टर बन गया है, कम्पिटिटिव कंपटीशन बन गया है, एक आप कह सकते हैं इस प्रकार से बिजनेस बन गया है, कम्पिटिटिव बिजनेस। तो इस पे एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम इस तरह के आईएसआईएस किस प्रकार से कुछ कंट्रीज जो हैं संरक्षण प्रदान करते हैं अपने फायदे के लिए, पाकिस्तान जैसे देशों का एग्जांपल दे सकते हैं। तो काइंड ऑफ इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ना कहीं इनको यूज कर सकते हैं, नॉलेज बेस में ऐड करके कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। आगे है सीबीआई से रिलेटेड आर्टिकल। तीनों तरह के व्यू हैं, प्रशांत भूषण, नवनीत राजन वासन और प्रकाश सिंह। आज लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं, मतलब नाम का है, ये लेफ्ट के लिए बोलेंगे, ये सेंटर के लिए बोलेंगे, राइट के लिए बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका व्यू पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है कि कहीं ना कहीं सीबीआई है वो टूल की तरह इस्तेमाल करती है। बाद में सॉल्यूशंस में इनके थोड़े थोड़े पॉइंट अलग हो जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशांत भूषण की। प्रशांत भूषण कहते हैं कि
हमेशा सीबीआई के जो हेड्स होते हैं उनको चेंज करने की पावर्स, ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है सीबीआई के पास में। अपने हिसाब से जांच नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं जांच को। तो इसी वजह से जो सीबीआई है वो स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर सकती। और एंड आफ्टर दैट द आर्टिकल सेज दैट देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशंस, वन इज सीबीआई एंड सेकंड इज इनकम टैक्स एंड थर्ड वन इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। गवर्नमेंट जब भी अपने हितों को साधना चाहती है, अपने विरोधियों पे किसी तरह की कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, हमेशा इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस का यूज करती है। अब काफी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रशांत भूषण के द्वारा, पॉइंट्स नहीं है, एग्जांपल हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव का ये एग्जांपल देते हैं फिलहाल। ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में फिलहाल जो है केस 10 साल पुराना है, लेकिन अभी एकदम से छापे पड़ रहे हैं। संकेत साफ है कि जो गठबंधन है, महागठबंधन है बिहार के अंदर में, उसको तुड़वाना चाहती है रूलिंग गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट। उस बाद में मुलायम सिंह यादव का भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांग्रेस ने भी ऐसा ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने रजीम के दौरान में टाइम टू टाइम जांच तेज करवाई, कम करवाई मुलायम सिंह यादव और मायावती के खिलाफ में, जब भी जरूरत पड़ती थी सपोर्ट की इनकी। बाद में अभी येदियुरप्पा का भी एग्जांपल देते हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ में बीजेपी ने अपील नहीं करी, बीजेपी ने नहीं, सीबीआई ने। और कहने का मतलब तो इनका यही है कि इन्फ्लुएंस है। तो काइंड ऑफ ये एग्जांपल्स दे रहे हैं, एग्जांपल्स हमारे किसी काम के हैं नहीं। और बाद में एक एविएशन मिनिस्ट्री का भी एग्जांपल देते हैं कि 6 साल पहले ये कहते हैं मैंने अपील करी थी एविएशन मिनिस्ट्री में करप्शन को लेके, अब जाके कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इस पर विचार करे, तब जाके इन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट करी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है प्रशांत भूषण की तरफ से, तो बाकी तो इनकी तरफ से एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं। प्रकाश सिंह, ये डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के और बीएसएफ के भी डीजी थे। ये कहते हैं कि जब भी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं तो पर्टिकुलर सर्टेन सिचुएशन के रिस्पॉन्स में बनाए जाते हैं। अब वो बात अलग है कि बाद में वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वो किसी तरह के पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, या फिर लोगों की डिजायर पूरी करने के लिए, यानी लैंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए, अच्छे ढंग से रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने के लिए काम करते हैं। जैसा भी हो, किसी भी केस में टाइम टू टाइम इन इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता होती है। एग्जांपल देते हैं पुलिस एक्ट ऑफ 1861। अंग्रेजों के समय में ये एक्ट आया था, लेकिन इसे यूज कैसे किया गया? यूज इसे ऐसे किया गया कि जो ब्रिटिशर्स थे इसे अपने फायदे की तरह इस्तेमाल करते थे। जो भी उनका काम होता था सही या गलत, उसको फुलफिल करने के लिए ये पुलिस का यूज करते थे। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज हुई थी और हथियारों को बनाना था। तो उस प्रकार क्या हुआ, उस समय में ना करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो सरकार ने इस करप्शन को देखते हुए एक दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 लेके आई थी, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स में जो करप्शन है उसको रोका जा सके। बाद में क्या हुआ था, 1963 के अंदर में उस दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था सीबीआई के अंदर में। 1963 की बात है। अब सीबीआई जो आती है वो पेंशंस, ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स जो रेड्रेसल है उस डिपार्टमेंट के अंदर में आती है। अब काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस ये बताते हैं कि सीबीआई के बारे में पहले जो कमिटीज़ हैं उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। बात करते हैं ये जस्टिस जे.एस. वर्मा की। इन्होंने कहा था कि सीबीआई आज भी डिसअपॉइंट करती है, निराश करती है, पावरफुल लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करने में सीबीआई सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को एक पिंजरे के बंद तोते की संज्ञा दी थी। 1978 की बात करें तो एलपी सिंह कमेटी ने कहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। सीबीआई देखिए आज भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो छोड़ ही दीजिए, स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे गवर्नमेंट के आदेश के बाद बनाया गया था। तो एलपी सिंह कमेटी ने कहा था कि एक कानून बनाइए पार्लियामेंट के अंदर में, ताकि जो भी डेफिशिएंसीज और स्टैच्यूटरी कैरेक्टर दीजिए सीबीआई को, ताकि वो अपनी ड्यूटीज और फंक्शंस हैं ठीक से परफॉर्म कर सकें। 19th रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2007 के अंदर में। उन्होंने भी कहा था कि सीबीआई के लिए एक अलग से सेपरेट एक्ट होना चाहिए ताकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर कर सकें और इम्पार्शियलिटी से काम कर सकें। 24th रिपोर्ट 2008 में आई थी। इन्होंने भी यही कहा था कि सीबीआई को स्ट्रेंथन यानी मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, एक लीगल मैंडेट दिए जाने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाने की आवश्यकता है और रिसोर्सेज भी देने की आवश्यकता है। ऐसा कहा था 24वीं रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी ने। सारे चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजेशंस देने की जब बात होती है ना तो ये पॉइंट्स हम ले सकते हैं। जैसे ये दे सकते हैं कि पहले भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ ने ऐसा कहा था। 3-4 पॉइंट तो हमें यहीं से मिल जाते हैं कि क्या लिखना चाहिए हमें सॉल्यूशंस के अंदर में। आगे चलते हैं, नवनीत राजन वासन क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि आपकी मर्जी है, आप किसे ब्लेम करेंगे, आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं या फिर सीबीआई को ब्लेम कर सकते हैं। सीबीआई की क्या गलती है? सीबीआई को अगर लीगल मैंडेट ही नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि सीबीआई अच्छे से काम करेगी? उनको जितना मैन पावर दिया जाएगा, जितने रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उसी हिसाब से सीबीआई फिलहाल बेस्ट काम कर रही है। आज भी
डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में भी कोई भी बात होती है तो लोगों का जो विश्वास है वो सीबीआई के ऊपर में है। लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच करवाई जाए इस मुद्दे पे। तो इसका मतलब तो यही है कि सीबीआई पे आज भी लोगों का विश्वास है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि सीबीआई जो है फर्स्ट क्लास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो हाई स्टैंडर्ड्स अपनाती है सीबीआई, इंटरनल कंट्रोल्स भी हैं और एविडेंस के बेस पे काम करती है। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है हर एक चीज़ का, और हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट ढंग से काम किया जाता है। तो काइंड ऑफ काफ़ी अच्छी अच्छी बातें ये बोल रहे हैं। उसके बाद में क्या है, ये कहते हैं कि देखिए स्टेटस जो होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब भी कोई एक्यूज होता है उसकी स्टेटस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान दिया जाता है। और जो ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी क्वालिटी वाले हैं, कैलिबर काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी प्रोफेशनलिज्म होता है ऑफिसर्स के अंदर में। और उसके बाद में डेविएशन जब भी स्टैंडर्ड से होता है तो रिमीडियल एक्शन लिया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, और पास्ट में भी ऐसा किया गया है। पास्ट में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं। जैन हवाला डेयरी केस, हवाला का जो केस आया था उसमें क्या हुआ था, हवाला के केस में बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम आया था। ये 1990 के आसपास की बात है। तब क्या था, सीबीआई अच्छे से काम नहीं कर रही थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्टिविज्म दिखाया सीबीआई के संदर्भ में। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, विनीत नारायण कोई थे, इन्होंने शायद याचिका दाखिल करी थी। इन्होंने कहा था कि देखिए सीबीआई को अच्छे से काम करना होगा और हम मॉनिटर करेंगे। तो हवाला केस की मॉनिटरिंग सीबीआई के द्वारा की गई थी, और काफ़ी सारे और भी गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती और हमें टाइम टू टाइम रिपोर्ट देनी होंगी। उसके बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी जो एसआईटी जांच गठित करी है, लेकिन ये अपने आप में पहले थी। इस केस का एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के एक्टिविज्म में भी दिया जाता है। फाइनल वर्ड्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो सवाल उठते हैं सीबीआई के ऊपर में, जो लांछन लगते हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है। जो डाउट्स हैं सीबीआई के ऊपर में उनको दूर किया जा सकता है। इंटरनल प्रोसीजर्स को और ज़्यादा दुरुस्त किया जाए। ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म अपनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से डायरेक्टर की नियुक्ति होती है या फिर ऑफिसर्स आते हैं डेपुटेशन में, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है वो 2 साल से बढ़ाना चाहिए, और जो ऑफिसर्स हैं बड़े लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनको भी एक रीजनेबल टेन्योर मिलना चाहिए ताकि अच्छे से वो काम कर सकें और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो उसके जांच से। तो बाद में यही कहते हैं लास्ट में, रीजनेबल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी देने की आवश्यकता है। पैसे के लिए डिपेंड नहीं करेंगे किसी के ऊपर में, तो ठीक से काम करेंगे, और ऑटोनॉमी होगी तो अच्छे से काम करेंगे। यूटिलिटी है क्या, क्रिटिसिजम्स जो होते हैं सीबीआई के वो एग्जामिन करने हैं आपको। जो इनकी फंक्शनिंग पे क्रिटिसिज्म होता है उनके बारे में बताना है, और ये भी डिस्कस करना है कि कौन सीबीआई में कौन से तरह के रिफॉर्म्स की अभी आवश्यकता है। तो देखिए कितने सारे रिफॉर्म्स हमने अभी डिस्कस किए कि डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ा देना चाहिए, ऑफिसर्स का टेन्योर भी फिक्स होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने आंसर्स के अंदर में। अगला आर्टिकल है वुमेन एम्पावरमेंट, और सबसे पहले तो अच्छी लाइनें हैं ऐसे के लिए जो आप अपने इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या लाइनें हैं, 21वीं शताब्दी जो है हमने अद्भुत ग्रोथ रजिस्टर करी है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हमने की है 21वीं शताब्दी के अंदर में। डेटा इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूनाइज किया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी आगे लेके गए हैं। आज हमारे देश में ऐसी सस्ती दवाइयाँ उत्पन्न होती हैं, इतनी सस्ती दवाइयाँ देश पूरे वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में भी उत्पन्न नहीं होती। पोलियो को काफ़ी प्रयासों के बाद हमने जड़ से उखाड़ फेंका है, और उसके बाद में भी हमने अपना फुल पोटेंशियल है वो उस तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं। हमने सिर्फ देश की आधी जनता का पोटेंशियल कैश किया है, और बाकी आधी जनता जो कि है इंडियन वुमन, उनके पोटेंशियल को हम अभी भी कैश नहीं कर पाए हैं। जब तक इंडियन वुमन को इंडियन मैन के समान नहीं लाएंगे देश के अंदर में, उनके स्टेटस को इक्वलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आधे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ अच्छी लाइनें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं ऐसे के अंदर में। कुछ इश्यूज़ की बात की गई है कि किस प्रकार से वुमेन के साथ में डेली वर्क में काफ़ी अन्याय होता है। तो 4-5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स तो वैसे दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन आर्टिकल में ये 5-6 दिए हैं। फिलहाल तो ये डिस्कस करते हैं। मालन्यूट्रिशन घर की एक बात आपने देखा होगा कि आज भी ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं वो लास्ट में खाना खाती हैं, लेकिन अभी काफ़ी सिचुएशन उभर रही है, लेकिन फिर भी लास्ट में खाना खाने का नुकसान एक ये होता है, हमने पहले का एडिटोरियल डिस्कस किया आपको याद होगा। तो लास्ट में खाना कई बार ऐसा होता है कि कम बचता है, या फिर ऐसा होता है कि बाद में बनाने का मन नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है मालन्यूट्रिशन का शिकार काफ़ी बार महिलाएं हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं महिलाएं, इवन मेल से भी ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनके काम को, हाउस होल्ड वर्क को जीडीपी में जगह नहीं मिलती। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी, बच्चे के जन्म के दौरान भी काम करना पड़ता है, मतलब एक रेस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो गरीब महिलाएं होती हैं उस समय तक रेस्ट नहीं करती, फिर से अपने काम में लग जाती है, जिससे ना सिर्फ बच्चे की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, खुद की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है।
हिडन हंगर तो काइंड ऑफ जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए महिलाओं की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती, काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है। तो काइंड ऑफ ये तो 4-5 पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, काफ़ी गवर्नमेंट कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, हर महीने की 9वीं तारीख को महिलाएं फुल चेकअप करवा सकती हैं, और फ्री एंटीनेटल केयर फैसिलिटीज़। और उसके बाद में काफ़ी सारी इंद्रधनुष योजना सरकार ने चलाई, काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ थे जिनके लिए फ्री मेडिसिन, माँ कैंपेन जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैंपेन था, अवेयरनेस काफ़ी चलाया गया है बेटर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और मदर्स को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए और चिल्ड्रंस को कम्युनिटी लेवल पे। ये सारे पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, ऐसा तो नहीं, काफ़ी अलग पॉइंट्स हैं। फिर आगे क्या है? अगला आर्टिकल डोमेस्टिक हेल्प से रिलेटेड है। एक्चुअली पिछले आर्टिकल में क्या हुआ था, ये जो आर्टिकल है ईपीडब्ल्यू से रिलेटेड था, कुछ अच्छा लग रहा था शुरू में आर्टिकल, लेकिन आगे जाके काफ़ी सारा डेटा था, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। अगला आर्टिकल है डोमेस्टिक हेल्प का। डोमेस्टिक हेल्प के आर्टिकल में क्या है, ये पिक्चर आपने देखी होगी, कभी कभी आती है द हिंदू में भी, 1-2 बार आपने देखी होगी। इस पिक्चर पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। इसमें दिखाते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प को रजिस्टर करवाना चाहिए कि बीट कांस्टेबल से संपर्क कीजिए। तो डोमेस्टिक वर्कर्स की जो यूनियन है वो कह रहे हैं कि आप क्लास का डिफरेंस बना रहे हो। ये जो बच्ची है, आपने सावली रंग की आदिवासी जैसे लिखने वाली बच्ची को इस प्रकार से दिखाया, तो काइंड ऑफ आप क्लास डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। तो काफ़ी विरोध किया जो डोमेस्टिक वर्कर्स की यूनियन है उन्होंने। तो आर्टिकल कहता है कि जो समस्या है वो इससे भी बड़ी है, जो क्लास का तो डिफरेंस है ही है, बल्कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उनको हमेशा क्रिमिनलाइजेशन से जोड़ दिया जाता है कि उन पे जैसे काम करना स्टार्ट नहीं किया पहले से ही उनको संदेह की निगाह से देखा जाता है कि ये तो क्राइम करेंगे ही करेंगे। तो जब भी देखिए जो वेरिफिकेशन फॉर्म होता है पुलिस के द्वारा, उस फॉर्म के अंदर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि टैटू है, आंखें किस तरह की बनी है, रंग क्या है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि जैसे बिल्कुल आतंकवादियों की पूछी जाती है। आर्टिकल कहता है कि देखिए शोषण होता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, काफ़ी बार जो छोटी बच्चियां हैं या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है, लेकिन उस वेरिफिकेशन फॉर्म में एम्प्लॉयर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और 93% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स का, जो कि अपने आप में सही नहीं है। कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इवन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको तो वर्कर्स ही नहीं मानते। 2 कानून है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 और बाद में है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस 2013। दोनों में डोमेस्टिक वर्कर्स को वर्कर्स मानते ही नहीं। और एक जो हमारी है नेशनल पॉलिसी का ड्राफ्ट है, नेशनल पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, इसका ड्राफ्ट है, उसमें काफ़ी तरह की बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, जैसे अवेयरनेस को प्रमोट करना डोमेस्टिक वर्क के बारे में और लेबर मार्केट एक्टिविटी को लेजिटिमाइज करना। लेकिन ये सब बातें ही हैं, गवर्नमेंट हरी में नहीं है, गवर्नमेंट कोई जल्दबाजी में नहीं है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाए या फिर कुछ अच्छे काम कर पाए डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। डोमेस्टिक वर्कर्स आज के टाइम में सभी तरह के लेबर राइट्स को नहीं एंजॉय कर पाते, तो ये गवर्नमेंट को करने की आवश्यकता है। आगे क्या है? आगे ये कहते हैं कि देखिए एकदम से डोमेस्टिक वर्कर की सप्लाई क्यों बढ़ गई है? एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर में काम करने के लिए स्किल्स नहीं है, तो इसलिए जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ये बिना स्किल्स के एक आसान जॉब लगती है और मिल जाने वाली जॉब लगती है। तो सप्लाई ज़्यादा है और वहाँ पे जॉब्स कम है और इसीलिए शोषण होता है। उसके बाद में इकोनॉमिक वैल्यू होती है जो हाउस होल्ड की, वो आज नो लॉन्गर डिस्प्यूटेड है, यानी हाउस होल्ड जो वर्क है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उस पर कोई भी आज के टाइम में डिस्प्यूट नहीं है। गवर्नमेंट काफ़ी बार ऐसा तर्क देती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये प्राइवेट सेक्टर है इसलिए हम इसको रेगुलेट नहीं करते, इसलिए इनको वर्कर्स नहीं माना जाता। तो फिर तो सरकार की वो बात भी गलत हो गई। सरकार ने तो इसको भी प्राइवेट वर्क माना था, जो सरकार ये कानून लेके आई थी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, इसमें भी तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, वहाँ पे भी तो देखती है कि कौन से वर्कर्स हैं प्राइवेट में काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी तो है ये कानून जो है। तो फिर सरकार का कहीं ना कहीं जो ये आर्ग्यूमेंट है वो अपने आप में गलत है। और बाद में आर्टिकल कहता है कि काफ़ी सारे और फायदे हैं वो भी इनको नहीं मिल पाते, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो अभी अभी सरकार ने इसमें चेंज किया था, और मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो बिल्कुल एकदम से दया याचिका पे निर्भर हो जाते हैं, कभी भी इनको हायर कर लिया जाता है, कभी भी फायर कर दिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है। कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं है एम्प्लॉयर के ऊपर में कि कुछ, जैसे इवन किराएदार से भी 30 दिन का वो मांगा जाता है कि 30 दिन का नोटिस चाहिए, इनको तो कोई नोटिस नहीं देना, बिल्कुल भी जब मर्जी आए हटा दिया। तो आगे वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि जो प्राइवेट हाउस होल्ड हैं, जो सरकार का वही आर्ग्यूमेंट है कि ये तो प्राइवेट हाउस होल्ड है इसलिए हम इनको रेगुलराइज नहीं करते, इसलिए हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ये आप अपने आप में बाद में कहते हैं कि एक हमने ड्राफ्ट बिल बनाया है डोमेस्टिक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी बिल 2016। उसमें क्या है, इनके तरफ से 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। एक तो ये कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए,
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना सिर्फ एम्प्लॉय का बल्कि एम्प्लॉयर का भी, ताकि अगर किसी तरह का शोषण होता है तो बाद में उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सके। और एम्प्लॉयर से कुछ सेस भी वसूलना चाहिए जो कि काम आएगा डोमेस्टिक वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए, जो उनकी वेलफेयर के लिए यूज होगा। तो एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सिक्योरिटी के बीच में। और ये बार बार हम डोमेस्टिक हेल्प को क्रिमिनलाइजेशन के रूप में नहीं देख सकते, उनके राइट्स भी होने चाहिए और दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल वकालत कर रहा है। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है पेपर 2 में? राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि जो पॉलिसी माइंडसेट है डोमेस्टिक वर्कर्स के रिगार्डिंग में वो शिफ्ट होना चाहिए, उसको सिर्फ लैंड ऑर्डर की समस्या से ना जोड़ के देखना चाहिए बल्कि वर्कर राइट से भी उसको जोड़ के देखना चाहिए। तो इस बात पे आपको टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आजकल ट्रांसजेंडर पर्सन्स के वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। कोची मेट्रो की एम्प्लॉयमेंट में इनको जगह मिली, चेन्नई मेट्रो में वहाँ पे भी इनको एम्प्लॉयमेंट में जगह मिली। ये सब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 2014 के अंदर में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस में नालसा वर्सेस में यूनियन ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ने एक बिल भी पेश किया जो कि अभी पेंडिंग है, जिसे पास अभी तक नहीं किया गया है। नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016। ये अटेम्प्ट करता है कि जो ट्रांसजेंडर की जो कम्युनिटी है उसको भी मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, जो आज काफ़ी समाज से एक्सक्लूडेड फील करते हैं, समाज से हटके फील करते हैं, काफ़ी भेदभाव इनके साथ में होता है। एजुकेशन नहीं मिल पाती, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती। तो इस तरह की कुछ समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। आगे जो बिल है एक कोशिश करता है कि ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए और उनके खिलाफ में जो भेदभाव होता है उसको अवॉइड किया जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन को उनको प्रोवाइड की जाए और सोशल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करें और किसी तरह का भेदभाव ना हो। बाद में एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स भी देने की बात हुई थी कि ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया जाए। ऐसा प्रावधान है इस बिल के अंदर में ताकि वो अपनी फैसिलिटीज़ को इनकैश करके जो भी सर्विसेज सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं वो आसानी से ले सकें। और इसके लिए एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए और एक नेशनल लेवल पे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स इस्टाब्लिश करने की भी बात हुई है इस बिल के अंदर में। तो ये बिल के कुछ फीचर्स हैं जो बिल अभी भी पेंडिंग है। बाद में वे फॉरवर्ड में आर्टिकल कहता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को कोई भी, जो ये काइंड ऑफ उसी बिल का ये पॉइंट है, कोई भी बेगिंग की तरफ नहीं धकेल सकता या बॉन्डेड या फोर्स्ड लेबर उनसे नहीं करवा सकता। लेकिन आर्टिकल लास्ट में 2 कंसर्न्स बताता है। कौन से वो 2 कंसर्न्स हैं? एक तो सेक्शन 377, जो आज भी कोई अपनी पब्लिक आइडेंटिटी बताता है कि कोई गे या कोई लेस्बियन है तो उसके खिलाफ में सरकार कार्रवाई कर सकती है आईपीसी सेक्शन 377 के अंदर में। तो इसको अभी भी सरकार चेंज नहीं कर रही है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इस डेफिनेशन को भी काफ़ी पार्टिसिपेटरी अप्रोच, मतलब काइंड ऑफ काफ़ी सारी कम्युनिटीज एक्सक्लूड हो जाएंगी अगर गवर्नमेंट ऐसा डेफिनेशन अपनाती है। एम्बिगुअस डेफिनेशन है, डेफिनेशन काफ़ी क्लैरिटी आनी चाहिए डेफिनेशन के ऊपर में। अगला आर्टिकल है एग्रीकल्चर मंडी से रिलेटेड। पिछले साल क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक जो मंडी स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी सरकार ने, तो उसमें उसके अंदर में 585 मेन मंडीज में से 400 मंडीज को आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी से जोड़ दिया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मंडीज के तहत में ऑब्जेक्टिव यह था कि विभिन्न देशों के बायर्स एंड सेलर्स एक प्लेटफॉर्म पर जुटेंगे और किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये कहते हैं कि सिर्फ 4% जो ट्रेड है अभी वो इलेक्ट्रॉनिक मंडीज की सहायता से हो रहा है। तो क्या रीजंस है इसके पीछे? काफ़ी सारे रीजंस बताते हैं जो आर्टिकल बताता है। आर्टिकल कहता है कि उससे पहले गवर्नमेंट को काफ़ी तरह के काम करने थे, स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि एपीएमसी एक्ट है वो बनाना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। काफ़ी सारे काम ऐसे करने थे कि मिडिल मैन जो था उसको ख़त्म करना था और जो सिंगल लाइसेंस मिलना चाहिए था ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ के लिए वो नहीं हुआ, और जो मार्केट के अंदर में फीस लगती है वो एक ही जगह पे लगनी चाहिए और बाहर किसान जो है अपने स्टेट से बाहर जाके ट्रेड कर सकें। ऐसे यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दिखते पहले थी वो दिखते आज भी हैं। इसी कारणों की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ का जो ट्रेड है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आर्टिकल फिर वही कहता है कि जो पहले इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो इस तरह के जो लैकुनाज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दूर करने पड़ेंगे और बाद में जाके जो इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ हैं उनमें व्यापार अच्छे से हो सकता है। और अभी फिलहाल जो 4% है ट्रेड वहाँ पे होता है और उसको बढ़ाया जा सकता है। और जो 4% आज होता है वो भी सिर्फ स्टेट्स के अंदर में ही होता है और उसी मंडी के अंदर में ही होता है। मान लीजिए किसान गया मंडी में डायरेक्ट भी बेच सकता है, लेकिन वो कोई पैसे ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे ऐसा जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है मंडी में जाके दिखाने के लिए, उसी मंडी में वैसे डायरेक्ट भी बेच सकता है, लेकिन उसी मंडी के इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वहाँ से फसल बेची जाती हैं। तो काइंड ऑफ आर्टिकल यही कह रहा है कि कोई फ़ायदा हुआ नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी से इस्टाब्लिश की गई है उससे।
तो अब एथिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर राइटिंग में कौन सा क्वेश्चन लिखना है एथिक्स के अंदर में। ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर में, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो ये आंसर आपको देना है, ओनली ias.com पे जाके आप आंसर लिख सकते हो। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।